बहुत सारे लोगों की आवाज जैसे बहुत दूर से राहुल के कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से अपनी आंख खोली और खुद को उसी चलते हुए बिल्डिंग के बाहर पड़े हुए पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आखिरकार वहां पहुंच चुकी थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। उस छोटे बच्चे की मां भागते हुए राहुल के पास आई और रोते रोते उससे कहा, पता नहीं कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप ना होते तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचता आज। राहुल बस उन्हें घूरता रहा और कहा, मैं एक दूसरे आदमी ने कहा, हम सबने देखा सर, कैसे उस जलती हुई बिल्डिंग की खिड़की से आपने बच्चे को बाहर फेंका और फिर खुद छलांग लगाई। सर, आप जैसे हीरोज हैं पुलिस में, इसीलिए तो ये शहर सुरक्षित है। तभी किसी और आदमी ने कहा, आप इंसान नहीं है सर, भगवान के दूत हैं जो सही वक्त पर यहां आ पहुंचे। राहुल ने उन सबको जोर से चिल्लाकर कहना चाहा, नहीं नहीं, मैं भगवान का दूत नहीं, नरक दूत हूं। पर वो कुछ कह नहीं पाया। बिना कुछ बोले वो वहां से चुपचाप चल दिया। जाते हुए वो बार बार अपने जिस्म को परख रहा था, पर उसके जिस्म पे जलने का कोई निशान नहीं था। राहुल समझ गया था, नरक दूत ने उसे सिर्फ एक नमूना दिखाया था कि उसकी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है, और ये एक नमूना ही राहुल के लिए काफी था। वो अभी भी उस जलते गरम तेल को अपने शरीर पर महसूस कर सकता था और उस दर्द से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। शहर के किसी घंटा घर से रात 9 बजने की आवाज ने राहुल को चौकन्ना कर दिया। दिन खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। क्या करे अब वो? और जैसे कि उसकी परेशानियों का हल देने उसका फोन बज पड़ा। दूसरी ओर शालिनी चिंतित आवाज में बोल रही थी, राहुल राहुल, कहां हो तुम? हमारी टीम वापस आ गई और तुम नहीं लौटे। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? शालिनी की आवाज से साफ था कि उसे उस पुलिस ऑफिसर राहुल की कितनी फिक्र थी जिसके शरीर में वो था। पर यह सब समझने का वक्त राहुल के पास था ही नहीं। उसने जल्दबाजी में कहा, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूं, बस इस पूरे कांड की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। शालिनी, ये बताओ, तुम्हें मास्टर नाम के किसी क्रिमिनल के बारे में पता है? शालिनी ने कहा, मुझे कैसे पता होगा राहुल, मैं भी तो नई हूं ना डिपार्टमेंट में। पर तुम्हें कैसे नहीं पता राहुल? डिपार्टमेंट में सब कहते हैं कि तुमसे ज्यादा इस शहर के अपराध की दुनिया को और कोई नहीं जानता। शालिनी की ये बात सुनते ही राहुल ने अपनी यादों में झांक कर देखा, पर उसे मास्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं आया, मतलब धुंधला सा भी नहीं। और तभी शालिनी ने कहा, हाँ, पर याद है उस दिन जब तुम मुझे बीच घुमाने ले गए थे, तुम कुछ कह रहे थे कि ऐसे ही एक सुनसान समुंदर किनारे रहते हैं इस शहर के जुर्म के बादशाह। जैसे ही शालिनी ने ये कहा, राहुल के आंखों के सामने एक याददाश्त झलकी। एक बड़ा सफेद बंगला, बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां से सिर्फ समंदर की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या पुलिस ऑफिसर राहुल ने इसी घर का जिक्र किया था? क्या इसी घर में रहता है मास्टर जो इस जुर्म की दुनिया को चला रहा था? और शायद राहुल की जिंदगी को भी। पर यह वक्त मास्टर के बारे में सोचने का नहीं था। आखिर राहुल को एक दिशा मिल गई थी। शालिनी को नहीं पता था कि सुनसान समुंदर के किनारे का जिक्र करके उसने राहुल की कितनी बड़ी मदद की थी। राहुल ने शालिनी का फोन काटा और जल्दी से इस शहर के सारे सुनसान समुंदर किनारों के बारे में इंटरनेट से पता किया। फिर उसने फोन लगाया। दूसरी तरफ कमिश्नर था जो बहुत खुश लग रहा था। राहुल माय बॉय, कहां हो तुम? भाई, तुमने आज कमाल कर दिया। इस गति से तो हम 1-2 महीने में ही पूरे मुंबई से सारा क्राइम मिटा देंगे। हाँ, राहुल काफी गंभीर तरह से बोला। काम अभी खत्म नहीं हुआ सर, इसीलिए तो आपको फोन किया है। क्या आप अभी गोरई खाड़ी पर आ सकते हैं अकेले? कमिश्नर ने ताज्जुब होकर पूछा। गोरई? रात के इस वक्त? वो जगह तो काफी
वीरान होगी अभी। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, इसीलिए तो अभी आना जरूरी है सर। इन अपराधियों के पीछे भागते भागते मुझे एक खजाना हाथ लगा है। वो गैंग अपना सारा काला पैसा जो गैर कानूनी बिजनेस से बनाए गए हैं वहीं कहीं रखते हैं और मैं वहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये ऑपरेशन मैं आपके साथ करूं, पर अभी डिपार्टमेंट के और किसी को शामिल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि करोड़ों रुपए बरामद किए जा सकते हैं सर। कमिश्नर समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा, मैं समझ सकता हूं राहुल, तुम पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा अकेले। उस रात जब शहर की घड़ियों में 10 बज रहे थे तब राहुल गुरई खाड़ी की ओर भाग रहा था। उसे किसी भी हाल में वहां कमिश्नर से पहले पहुंचना था। कमिश्नर गाड़ी से निकले और सुनसान समंदर के किनारे उन्होंने राहुल को रुके हुए देखा। राहुल ने तुरंत उसी समंदर के किनारे एक वीरान घर की ओर इशारा किया और कहा, सर, मेरी जानकारी के मुताबिक सारा माल उस घर के अंदर है सर। रात के अंधेरे में भी राहुल को कमिश्नर की आंखों की चमक नजर आ गई। उसकी आंखों में लालच भरी हुई थी। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, क्या नरकतूत सही है? क्या ये रेड क्रॉस उन लोगों के सिर पर है जो इसी के लायक हैं? पर तब तक कमिश्नर राहुल को पीछे छोड़कर घर की ओर चल दिए। राहुल ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन पर पीछे से तान दिया। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए एक शख्स राहुल पर झपटा और राहुल को जमीन पर पटक दिया। राहुल ने जैसे ही अचंभित होकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। शालिनी ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम राहुल? तुम कमिश्नर सर पर गोली चलाने वाले थे? अगर मैं चुपके से उनका पीछा करते करते यहां ना पहुंचती तो तुम तो उन्हें मार ही देते। क्यों राहुल? उसी वक्त राहुल को एहसास हुआ कि शालिनी तो सिर्फ अपनी वर्दी का फर्ज निभा रही थी। कमिश्नर की रक्षा करके उसने दूसरी ओर देखा तो कमिश्नर घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। ये देखते ही उसने शालिनी का मुंह अपने हाथों से बंद करके उसे धर दबोचा। अगले ही पल ब्लैक बेल्ट जीती शालिनी ने राहुल को जोर से लात मारी और राहुल हवा में उड़कर दूर गिर गया। राहुल दर्द से कराहने लगा और तभी शालिनी उठकर कमिश्नर साहब को इत्तला करने घर की तरफ भागी। पर वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई क्योंकि राहुल ने उसकी जूड़ी पकड़कर उसे पीछे से खींचा। पर जैसे ही वो जमीन पर गिरी, राहुल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसको जमीन पर ही गाड़े रखा। दूसरी ओर कमिश्नर वहां घर में खजाना ढूंढने में इतना मशगूल था कि उसे कोई खबर ही नहीं थी कि बाहर उसकी टीम के 2 ऑफिसर्स हाथापाई पर उतर आए हैं। शालिनी ने फिर से अपना जोर दिखाया। राहुल को एक तरफ से फेंककर जल्दी से अपनी बंदूक निकाली। राहुल ने भी तुरंत अपनी बंदूक निकाली, पर उसे याद आया कि वो बंदूक शालिनी पर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि शालिनी के माथे के ऊपर रेड क्रॉस नहीं है। शालिनी अपनी बंदूक राहुल पर टिकाकर गुस्से से बोली, मुझे लगा कि तुम एक शरीफ पुलिस ऑफिसर हो। मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी थी, पर अब मुझे तुम्हारी सच्चाई नजर आ गई। और राहुल एक आखिरी प्रयास करके शालिनी पर झपटा। एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी मुठभेड़ के बीच एक गोली चली। राहुल दंग होकर अपनी बंदूक देखने लगा, पर वो चली ही नहीं। शालिनी का शरीर जमीन पर गिर गया और राहुल ने देखा कि वो अपने ही बंदूक से निकली गोली से घायल हो गई है। गोली की आवाज सुनकर कमिश्नर घर से दौड़कर बाहर आया। उसने ये पूरा दृश्य देखा और पूछा, क्या हुआ था? इधर शालिनी यहां क्या कर रही है? मैंने कहा था कि मैं अकेला जा रहा हूं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, वो आपका पीछा करते हुए यहां पहुंची है, पर किसी ने यहां उस पर गोली चला दी। कमिश्नर ने डर कर कहा, ये वही गुंडे होंगे राहुल। वैसे भी उस घर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक साजिश लग रही है मेरे ऊपर हमला करने की। अगले ही पल कमिश्नर दौड़कर अपनी कार में बैठ गया। अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां और नहीं रुक सकता। राहुल, तुम शालिनी को अस्पताल लेकर जाओ, जल्दी इलाज होगा तो शायद वो बच जाएगी। ये कहकर कमिश्नर पूरी स्पीड से गाड़ी लेकर भाग गया।
और राहुल अकेला वहां समुंदर के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजर शालिनी पर पड़ी जो अभी भी जिंदा थी। राहुल चिल्लाने लगा, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, पर वहां उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। बेसहारा राहुल शालिनी को कंधे पर उठाए रोड की तरफ भागने लगा। उसकी आंखों के आगे शालिनी के साथ बिताए सारे पल झलकने लगे। उसके साथ काम करना, शहर भर घूमना, वो उस पर कितना भरोसा करती थी। कभी उसे इसका अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि राहुल उसके साथ ऐसा कर सकता था। राहुल बेहोश शालिनी को हाथ में उठाए भागते हुए एक मशहूर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। अस्पताल के कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर ये देखकर तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और शालिनी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। राहुल थका हारा वेटिंग एरिया जो सुंदर तस्वीरों से सजा हुआ था, वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे और मन ही मन वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। अचानक आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने एक सुंदर सफेद रंग के बंगले की तस्वीर देखी। समुंदर के किनारे वो खूबसूरत बंगले की तस्वीर वेटिंग रूम की दीवार पर टंगी हुई थी। राहुल देखते ही समझ गया कि ये वही घर है जिसकी छवि पुलिस अफसर राहुल की यादों में थी। पर ये बंगला है कहां? राहुल तुरंत उठा और दीवार पर टंगे फोटो के पास गया। तस्वीर के नीचे उसने लोकेशन लिखी हुई देखी, मड आइलैंड, मुंबई। क्या रहस्य के सुलझते ही राहुल को बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। आखिर में उसने गुत्थी को आसान कर ही दिया और शायद जंग में अब उसकी जीत निश्चित थी। इसीलिए किसी न किसी तरह उसके पास मदद आ रही थी। अब अगर वो 12 बजे से पहले कमिश्नर को मार दे तो उसे 24 घंटे मिल जाएंगे मास्टर को ढूंढने में। तभी वेटिंग रूम में एक नर्स ने राहुल को बुलाया और डॉक्टर से मिलने ले गई। राहुल डॉक्टर से मिला और उसने कहा कि शालिनी का ऑपरेशन तो ठीक हुआ है पर अगले 48 घंटे उसके लिए गंभीर होंगे। राहुल चुपचाप अस्पताल से निकल गया और पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ा। उसे एक आखिरी बार कमिश्नर को वहां से बाहर निकालना था। न जाने क्यों इस बार उससे लग रहा था कि वो मिशन में कामयाब होगा। मुख्यालय पहुंच के जैसे ही राहुल कमिश्नर के कैबिन की तरफ जाने लगा तभी कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। उसने कहा, कमिश्नर अब मंत्री साहब को अपडेट दे रहे हैं आज सुबह के मिशन की कामयाबी के बारे में। राहुल का मानो खून खौल उठा। जहां एक टीम की सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी, वहां कमिश्नर भाग के मुख्यालय पहुंच के अपनी वीर गाथा सुना रहा है। राहुल की नजर घड़ी की तरफ पड़ी। 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। राहुल ने मन बना लिया था और कमिश्नर के कैबिन की ओर चल पड़ा। कांस्टेबल को धक्का देकर उसने कैबिन का दरवाजा खोल दिया। अंदर मंत्री लीना शर्मा और कमिश्नर दोनों राहुल की तरफ देख रहे थे। कमिश्नर ने थोड़े गुस्से से कहा, क्या हुआ राहुल? मैं एक अहम मुलाकात में व्यस्त हूं। बाहर कांस्टेबल ने बताया नहीं तुम्हें? राहुल ने सलाम करते हुए कहा, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूं पर मुझे लगा यह खबर ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। सर, आई एम सॉरी पर शालिनी को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। सर, आप अस्पताल जाना चाहेंगे? कमिश्नर के कुछ कहने के पहले ही मंत्री लीला शर्मा ने कहा, मैं भी जाना चाहूंगी। सबको देखना चाहिए कि मैं किस तरह अपने साहसी पुलिस फोर्स के साथ खड़ी रहती हूँ। गाड़ी निकलवाइए कमिश्नर साहब। कमिश्नर और मिनिस्टर के साथ गाड़ी में जाते हुए राहुल मन ही मन कह रहा था, बाहर तो लेकर आ गया कमिश्नर को, पर मैं इसे खत्म कैसे करूं? कुछ तो उपाय होगा। उसके सोच के बीच गाड़ी अस्पताल आ पहुंची। मिनिस्टर ने अपने गार्ड्स को बाहर ही रुकने को कहा और तीनों भागते हुए अस्पताल के अंदर गए। राहुल को पता था कि कुछ ही मिनटों में सबको पता चल जाएगा कि शालिनी जिंदा है। उसके पहले ही कुछ करना होगा। तभी मंत्री लीना शर्मा ने भागते हुए अपने माथे से बाल हटाई और राहुल दंग रह गया। उनके माथे पर भी वही रेड क्रॉस चमक रहा था, हॉस्पिटल की धीमी लाइट में भी। राहुल ने तभी तुरंत फैसला लिया। जैसे ही कमिश्नर भागकर अस्पताल के अंदर गए, उसने मिनिस्टर को अचानक रोका और एक अनुभव पुलिस ऑफिसर की तरह उसने कहा, मैडम, लॉबी में कई लोग होंगे, वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं। मैं आपको बालकनी के रास्ते से ले जाता हूं, सीधे आईसीयू की तरफ। राहुल मंत्री लीना शर्मा को लेकर 5वीं मंजिल की बालकनी की तरफ भागा। उसने पहली बार में ही देख लिया था, यहां बालकनी में कोई सीसीटीवी नहीं है।
जैसे ही वो दोनों एक बालकनी में पहुंचे, राहुल ने अपने हाथ से लीना का मुंह दबा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको उठाकर फेंक दिया बालकनी के नीचे। लीना शर्मा की मौत बरामदे से ठीक 12 बजे गिरकर हो गई। राहुल वहीं खड़ा रहा और उसे तब ये एहसास हुआ कि उसने अभी एक मंत्री की हत्या की है। कमिश्नर को पता था कि वो राहुल के साथ थी और अब तक उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि राहुल ने शालिनी के बारे में झूठ कहा था। पर अगर राहुल को पकड़ा जाना ही था तो उससे पहले सिर्फ एक काम करना था, अपने पिता से जवाब चाहिए था। वो हॉस्पिटल से भागा, कोई उसे पकड़ पाए उससे पहले अंधेरी खाली गलियों से भागते हुए वो अपने घर पहुंचा। राहुल को पता था कि ये पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके उसे अपने सवालों का जवाब मिलने में मदद मिलेगी। राहुल के पिता इतनी रात को एक पुलिस अधिकारी को अपने घर में देखकर बहुत चिढ़ गए थे। उन्होंने उस ऑफिसर के आने की वजह पूछी तो राहुल ने बताया, मैं एक गुमशुदा की शिकायत की तहकीकात के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आपके बेटे राहुल के दोस्तों ने बताया कि वो कुछ दिनों से लापता है। राहुल के पिता ने कहा, क्या बकवास है ये? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में सो रहा है। राहुल अपने पिता को झूठ बोलता देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बुलाएं फिर, मुझे मिलना है उससे। पिता ने विरोध करने की कोशिश की पर राहुल डटा रहा। उसे पता था कि उसके पिता अपने बेटे को नहीं बुला पाएंगे क्योंकि वो 2 दिन पहले एक दुर्घटना में मारा जा चुका है। बस कुछ ही पल में उसके पिता का झूठ पकड़ा जाएगा और फिर राहुल उन्हें सब सच बताने पर मजबूर कर देगा। तभी राहुल के बेडरूम का दरवाजा खुला और धीरे से एक शख्स बाहर आया। राहुल के पिता ने कहा, उठा दिया ना बेचारे को, अब देख लीजिए आंख भर के, हमारा बेटा हमारे ही पास है। और राहुल ये देखकर हैरान था, जिस शरीर में उसने अपनी जिंदगी के 23 साल बिताए थे, वही शरीर, वही शख्स उसके सामने खड़ा है, जिंदा। हाँ, उसके सर पर कुछ हल्के चोट के निशान थे पर उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। और तभी राहुल के कान में नरकदूत की हंसी की आवाज गूंजी।